गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। होप आप लोगों ने पहले जो वीडियोज़ हैं उनको देख लिया होगा। और मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें बोला था कि ऑडियो क्लियर नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि आप वॉल्यूम कम है या ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हेडफोन यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एडिटिंग के टाइम पर जो ऑडियो का वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि वॉल्यूम ऐसा कम ना हो, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आप हेडफोन्स यूज़ कीजिए, ईयरफोन्स यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को सुनाई देगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे 1.2 एक्सरसाइज पर, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। एक्चुअली पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्या क्या हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हमने ये देख लिया कि क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हम लोगों को जाननी चाहिए एज अ कॉमन सिटीज़न, सिंपल सिटीज़न हम लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए। हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम आगे किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अगर हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड what we see would be movement, development and changes. But if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. अगर नॉर्मली हम आसपास देखेंगे तो हमें मूवमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, डेवलपमेंट दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ख़राब काम कर रही है, रोड्स बन रही हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन जब हम थोड़ा डीपर देखते हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जिनसे कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनसे लोग इंस्पायर हुए हैं, जिन्होंने जो आज की पॉलिसीज़ हैं हमारी, उन सबको गाइडलाइन मिली है, वो गाइड उससे हुई हैं। आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस, जैसे कि डेमोक्रेसी हुआ, फ्रीडम हुआ, इक्वालिटी हुआ, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स और जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनसे ही गाइड करके ये सब चीज़ें बनी गई हैं। जैसे इक्वालिटी का है, इक्वालिटी सबको समांतर देखना, सबको इक्वल राइट्स मिलना, सबको फ्रीडम मिलना। ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज़ बाय एंश्योरिंग दैम इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज इज़ द केस विद द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने इन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्व कर रखा है। प्रिजर्व कर रखा है कैसे? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है पूरी, हमारे पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में है, तो हमारे पास प्रिजर्व्ड है वो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ ऐसे इन लोगों को प्रिजर्व करती हैं। दिस डॉक्यूमेंट डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट। कोई एक रात भर में तो ये इमर्ज होते नहीं है, कोई रात भर में तो लिखते नहीं है। दे आर बिल्ट अपॉन आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, एरिस्टोटल टू जीन जैकिस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये रात भर में तो हुए नहीं है, ये कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर डिबेट हुई है। और ये कब से चला आ रहा है? कौटिल्य के टाइम से। एरिस्टोटल और रोसो थे, कार्ल मार्क्स हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। इन सब के आइडियाज़ और प्रिंसिपल से ये चीज़ें बनी हैं। इन सब के जो डिबेट हुई है इन सब चीज़ों के बारे में, उसके बाद एक कंक्लूजन निकला है, उसके बाद इनको इमर्ज किया गया है। As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their student whether monarchy or democracy was better. In modern time, Rousseau first argued for freedom as a fundamental right of humankind. Karl Marx argued that equality was crucial as freedom. अब क्या हुआ, 5th सेंचुरी में अगर अपन देखें तो उस टाइम पे प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कस किया था। उनके टॉपिक्स थे कि मोनार्की मतलब कि जैसे कि तानाशाही जिसे कहते हैं, एक राजा होता है उसके अंडर सब चलता है, तो तानाशाही बेटर है या लोकतंत्र बेटर है, डेमोक्रेसी बेटर है या मोनार्की बेटर है। फिर उसके बाद रूसो ने आर्ग्यू किया था कि फ्रीडम जो होती है वो सबको मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए सबका। उसके बाद कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने बताया था कि फ्रीडम जितनी ज़रूरी है उतना भी इक्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है। क्लोजर हो, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। अगर हम पास में देखें तो महात्मा गांधी ने हमारा ये जो फ्रीडम का एक्चुअल मतलब है, स्वराज का जो एक्चुअल मतलब है, वो अपनी बुक में लिखा था, हिंद स्वराज में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वगैरहली argued that the scheduled caste must be considered a minority and as such must receive special protection. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने थोड़ा फोर्सफुली इस चीज़ पे भी आर्ग्यू किया था कि जो शेड्यूल कास्ट है
उनको माइनॉरिटी में रखना चाहिए क्योंकि अभी तक उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन या कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस इनको मिलने चाहिए। These ideas find their places in Indian Constitution, our preamble, ensuring freedom, equality. The chapter on rights in the Indian Constitution abolishes untouchability in any form. Gandhian principle find a place in directive principles. अब क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। जब बी आर अम्बेडकर ने इनको लिखना स्टार्ट किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि कई कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है तो अमेरिका की जो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो हमारी वैल्यूज़ से मैच करती हैं, हमने वो ली। हमने आयरलैंड से लिया, हमने कनाडा से लिया, हमने कनाडा से लिया, ब्रिटिशर्स से भी लिया। हमने काफ़ी वैल्यूज़, काफ़ी चीज़ें ऐसी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ें ली हैं जो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल से रिलेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रीडम हुई, इक्वालिटी हुआ, और जो चैप्टर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राइट्स हैं, राइट्स दे रखे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अनटचेबिलिटी है, उसको कैसे अबॉलिश किया गया है, और जो गांधी प्रिंसिपल है वो सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं हम इन सब चीज़ों में, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिकल मैनर। जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये हमारे जो आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इनको एक तरह से शेप देता है। इनका जैसे कोई प्रिंसिपल है, उस चीज़ को ऐसे रखना कि वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हो, या किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो, या किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसे उसको शेप किया जाए ताकि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ से प्रभावित, कह सकते हैं हम लोग, होकर लिखी जा सके। गवर्नमेंट और सोशल लाइफ जो है वो एक सिस्टमेटिकल मैनर में चल सके उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। It clarifies the meaning of concept such as freedom, equality, justice, democracy, secularism and so on. और फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन सब चीज़ों को, इन सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ डिटेल में लिखी गई है। फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, क्या फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम का मतलब क्या है, उसके बाद सेकुलरिज्म क्या है, इक्वालिटी कैसे, जस्टिस कैसे, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एट्सेट्रा। इसमें जो रूल्स हैं, जो लॉ के रूल्स हैं, वो जो पावर कैसे डिवाइड हुई है, कैसे कौन सी पावर किस किस के पास है, कौन क्या कर सकता है, ये सारी पावर का सेपरेशन, जुडिशियल रिव्यूज़ है, इन सारी चीज़ों को भी सिग्निफाई किया गया है वहाँ पे। दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग the argument advanced by different thinkers and defense of these concepts. Though Rousseau or Marx or Gandhi did not become politicians, their ideas influenced generations of politicians everywhere. अब इसमें एक और चीज़ है कि ये बनते कैसे हैं। कोई एक आइडिया है, उस चीज़ के ऊपर एग्जामिन होगा, उसके ऊपर पूरा आर्ग्यूमेंट होगा, फिर चेक किया जाएगा कि वो कितना बेनिफिशियरी है, कितना बेनिफिशियल है किसी चीज़ के लिए। कोई अगर नया रूल आता है तो वो कहाँ कहाँ अच्छा होगा, कहाँ कहाँ वो ख़राब होगा, उसके बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाता है। ठीक है, अब रूसो हुए, मार्क्स हुए, कार्ल मार्क्स हुए, गांधी हुए, ये पॉलिटिशियन तो नहीं बन पाए, लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने काफ़ी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया गया है, काफ़ी जनरेशन को बढ़ावा मिला एक तरह से कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने प्रिंसिपल्स, उनके प्रिंसिपल से ये सारी जो भी आगे जनरेशन आ रही हैं पॉलिटिशियंस की, या जो भी अभी तक रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। देयर आर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हु ड्रॉ अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन आवर ओन टाइम। कुछ उसके बाद कंटेम्प्रेरी थिंकर्स भी थे जिन्होंने उनके टाइम पर फ्रीडम और डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों को डिफेंड किया था। बिसाइड एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑल्सो रेफर अपॉन द करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड पॉइंट आउट ट्रेंड एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर। उसके अलावा जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो भी अपने आइडियाज़ देते हैं, अभी के जो उनका करंट पॉलिटिकल का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो भी उनका करियर रहा है, उस चीज़ को लेकर आगे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आगे जो ट्रेंड आने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आइडियाज़ देते हैं।
बट इज़ ऑल द रिलेवेंट फॉर अस नाउ? क्या ये सारी चीज़ें अपने लिए रिलेवेंट हैं? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? While India is free and independent, questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, डेमोक्रेसी मिल चुकी है, लोकतंत्र चलता है पूरा पूरा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सब होने के बाद भी हम फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं? क्या हर किसी को इक्वल राइट्स हैं, हर किसी के पास फ्रीडम है? ये क्वेश्चन हमेशा बढ़ता है, हमेशा आगे आता है. दिस इज़ बिकॉज issue concerning freedom, equality, democracy arises in many areas of social life and they are being implemented in different sectors at different paces. हर जगह फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आता है क्योंकि अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल आई गेस में आगे पढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस, although equality may exist in political sphere in form of equal right, it may not exist to the same extent in economic और social sphere. जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि पॉलिटिकल स्पेयर जो है उसमें सारे इक्वल राइट्स दे रखे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकल स्पेयर के राइट्स हम इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर्स में भी यूज़ कर सकें? कैसे? पीपल में एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट बट स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड पॉवर्टी. इक्वलिटी सबको मिल गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शायद उनकी कास्ट की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से. सम पीपल may have a privileged place in society while other are deprived even of basic necessity. कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशली बहुत अच्छे हैं, वो मतलब जैसे कि उनकी अच्छी खासी सब चीज़ें चल रही हैं, सब अच्छा है. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिक नेसेसिटी, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. Some are able to achieve whatever goal they set for themselves, while many are unable even to go to school so that they can have a decent job in future. For them, freedom is still a distant dream. कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो ड्रीम चाहते हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं, वो आसानी से पा लेते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं जा पाते हैं. वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं. ऐसा भी नहीं है कि अगर स्कूल चले जाएँ तो कोई ढंग की जॉब मिल जाएगी, बाद में फ्यूचर उनका सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको स्कूलिंग तक उनकी नहीं हो पाती है. सेकेंडली, though freedom is guaranteed in our constitution, we encounter new interpretations all the time. This is a bit like playing a game as we play chess or cricket. अब क्या होता है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे गारंटेड सबके लिए है, सबके लिए इक्वल है, सबके राइट्स इक्वल हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सबकी फ्रीडम गारंटेड है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टाइम के साथ कुछ ना कुछ नई नई दिक्कतें आती रहती हैं. जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज चेस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट रूल्स. हमने रूल्स समझ लिए. कोई भी गेम स्टार्ट होता है, हम उसके रूल्स समझ लेते हैं कि इसमें ये रूल्स हैं, ठीक है. इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ गेम इटसेल्फ. लेकिन जब वो पूरी प्रोसेस चलती है तब हम जानते हैं कि इस गेम में सिर्फ ये रूल्स नहीं है, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं. कोई आप गेम खेल रहे हो, उस गेम में जब तक आप घुसोगे नहीं, उस गेम को जब तक खेलोगे नहीं, आपने रूल्स याद कर लिए, वो चीज़ अलग हो गई है, हमने रूल्स याद कर लिए. लेकिन जब आप उस चीज़ में घुसते हो, उस चीज़ को खेलते हो, तो उसका ब्रॉड मीनिंग, एक तरह से उसके बारे में और जानते हो आप, ठीक है. सिमिलरली द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द न्यू circumstances, the fundamental rights guaranteed by our constitution are continuously being reinterpreted in the response of new circumstances. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो गारंटी किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो टाइम के साथ इंटरप्रेट होते रहते हैं. जैसे जैसे नए सर्कमस्टेंसेज आते हैं तो वो भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ. फॉर इंस्टेंस, द राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड. जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का सबको अधिकार है, तो ये चीज़ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इस चीज़ को अलाउ किया है, कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ किया है हमारे राइट टू लाइवलीहुड में. द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड थ्रू न्यू लॉ. लेकिन अब टाइम के साथ एक नया रूल भी आ गया है कि लाइफ जीना सबका अधिकार है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन भी अधिकार है, ठीक है. तो टाइम के साथ साथ चेंजेस ज़रूरी हैं और चेंजेस आते हैं. Society frequently encounter new challenges while generate new interpretations. The fundamental right guaranteed by our constitution have been amended and expanded over the time through judicial interpretations and government policy which are designed to address new problems.
अमेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेटर बनाना, किसी चीज़ को और अच्छा करना। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या था, लाइवलीहुड का सबको अधिकार था, जीने का सबको अधिकार है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गया, तो हमारे पास एक और नया वो हो गया, नया एक राइट आ गया कि हम हर चीज़ को जान सकते हैं। तो वैसे ही फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के सबको मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं और बेटर भी होता जा रहा है टाइम के साथ। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस उसके होते रहते हैं, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ लाती रहती है, ताकि जो भी नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी नई प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अकॉर्डिंग नए लॉज भी बनते हैं और नई पॉलिसीज़ भी बनती हैं। थर्डली, एज अ वर्ल्ड चेंजेस वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, हम जो फ्रीडम की नई डायमेंशंस हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन हमें फ्रीडम के लिए जो थ्रेट है, जो फ्रीडम के लिए ख़तरा है, हमें वो भी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेना। ये एक्चुअली जो पूरा पूरा ये चैप्टर है ना, इसमें जैसे मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड टॉपिक बताया, थर्ड बताया, इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ये टॉपिक मेन हो सकता है। ठीक है, हाँ। फॉर इंस्टेंस, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग इट ईजियर टू एक्टिविस्ट to network with one another across the world for protecting tribal culture और forest। अब जैसे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, हम दुनिया भर में आज बात कर सकते हैं, हमारी बात सब तक पहुंचा सकते हैं, तो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब कोई एक्टिविस्ट है अगर, तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुँचा सकता है, बट इट ऑल्सो enables terrorists to come to the network। Moreover, internet commerce is all set to increase in the future. This means that the information we give about ourselves online to buy goods or services must be protected। जैसे कि कोई एक्टिविस्ट है अगर, उसने अच्छे काम के लिए अपनी बात आगे बढ़ाई, अब अगर उसका अच्छा यूज़ हो रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि कोई टेररिस्ट है वो भी उस चीज़ का यूज़ कर सकता है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का कोई क्रिमिनल है, वो उस नेटवर्क को इनेबल कर सकता है। जैसे कि इंटरनेट कॉमर्स है, आजकल सब जगह इंटरनेट कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, हर जगह हमारी डिटेल्स हैं, हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो हम हमारी डिटेल्स उसमें डालते हैं, हमारा एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। हम लोग अपने जैसे ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने कार्ड की डिटेल भी डालते हैं, तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। This means that the information we give about ourselves online to buy goods or service must be protected. So even though netizens मतलब जो citizens, जो लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं netizens। इसको मार्क कर लेना, कभी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ netizens तो आप बता पाओगे, शायद 1 नंबर या इस टाइप से कुछ आ जाए। तो netizens क्या होता है कि वो citizens जो इंटरनेट पे रहते हैं या इंटरनेट का यूज़ करते हैं। So even though netizens do not like government control, they recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy। अब नेटिजन्स ये जानते हैं कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल उन पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो जानते हैं कि हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर हो रही हैं, तो हर कोई नहीं चाहेगा कि उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे, उनके ऊपर कोई रेगुलेशन लगे। तो हमारे ऊपर कितनी रेगुलेशन लगी हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग सिर्फ सेफ़ रहें, हम उतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी है हमें ये भी जानना ज़रूरी है। एज अ रिज़ल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई इंसान नेट यूज़ कर रहा है तो उसको कितनी फ्रीडम होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर। क्या सबको इतना अलाउ रखना चाहिए, इतना अलाउ करना चाहिए कि वो किसी को भी कोई भी मैसेज या कोई मेल सेंड कर सकें? कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट इन चैट रूम्स? शुड गवर्नमेंट बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट? तो क्या कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट के बारे में चैट रूम में डाल सकता है? क्या गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट ईमेल को, किसी का टेररिस्ट को पकड़ना है तो जो भी प्राइवेट ईमेल्स हैं क्या उनको गवर्नमेंट पढ़ सकती है? हाउ मच रेगुलेशन इज़ जस्टिफाइड
एंड विच शुड रेगुलेट, तो कितनी रेगुलेशन जस्टिफाइड है, कितनी रेगुलेशंस होनी चाहिए और कितनी रेगुलेशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट और सम प्राइवेट रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट या सिर्फ कुछ प्राइवेट, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट रेगुलेटर। कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं, जैसे अगर कोई नेट के बारे में काम करना है या ईमेल के बारे में काम कर रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट उस चीज़ को एक्सेस कर सकती है या कोई प्राइवेट रेगुलेटर भी उसको यूज़ कर सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ a lot to teach about possible answers to these question and therefore very relevant। तो पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे और उनके पॉसिबल जो भी आंसर्स होंगे वो भी हम देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर से वही चीज़, अगर आपको ऑडियो क्लियर नहीं है तो आप हेडफोन यूज़ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से सुनाई दे। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो जैसे अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था ऑडियो के लेके, तो वैसे अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डाल सकते हैं। थैंक यू।